तो हेलो दोस्तों, मैं आपका पंकज सर। मेरा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाता है वो किन किन परिस्थितियों में बना सकता है, कैसे बना सकता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल लाइन पर बना सकता है, और वे इक्वेटोरियल में लाइंस के इलाके बना सकता है, और यहां पर किसी अदर पोजीशन में बना सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपको बारी बारी से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम एक्सियल पॉइंट एक्सियल लाइन पर निकालते हैं। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक ड्यू टू डाइपोल कहां बताना है, ऑन एक्सियल लाइन। इस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ओके, तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम एक फार्मूला यहां पर एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। सपोज दैट इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू। इसका नाम कुछ लिख सकते हो आप ए, इसका नाम बी कर लो, इसका मिड पॉइंट ओ कर लो। इसकी जो टोटल डिस्टेंस होती है वो हमने आपको बताया है कितनी, 2l होती है। और इसका मिड पॉइंट एक्सियल का मतलब कि अगर हम इसे x पोजीशन पे रखे, x के लॉन्ग रखे हैं, तो उसी x की डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है। तो ये x के लॉन्ग है। अगर हम इसे ऐसे रखे रहते कि इसे हम y के लॉन्ग रखते, तब y के ही अलॉन्ग कहीं पर हम पॉइंट लेते, ये वो होता एक्सियल लाइन। तो यहां पर हम लोग इसको थोड़ा सा और दूरी तक करते हैं भाई। यहां देखिए, ये एक पॉइंट हम लेते हैं, ये पॉइंट P। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। इस O से इसकी जो डिस्टेंस है वो है R। तो भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए क्या सोचना यार, इसके लिए इस पॉजिटिव चार्ज के लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा, नेगेटिव चार्ज के लिए निकाला जाएगा, फिर हम उनका रिजल्टेंट कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, यानी कि चार्ज से दूर होता है। तो ये हमने ऐसा कर दिया इसकी डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वह टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब बारी ये है कि इनकी वैल्यू निकाली जाए। तो E1 क्या होगा भाई, 1/, हमने पहले ही इसे मान रखा है कि ये एक वैक्यूम में रखा गया है या एयर में रखा गया है। यहां पर इसका चार्ज Q हमने किसके लिए निकाल रहे हैं, जो E1 है वो प्लस Q के लिए। तो भाई प्लस Q के लिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है, L। तो भाई ये कितना, ये तो टोटल डिस्टेंस कितनी, 2l। तो ये डिस्टेंस L, ये वाली डिस्टेंस L। अब यहां से हमें चाहिए कहां तक की दूरी, ये BP चाहिए, BPD। तो बोलो यार BP चाहिए, ये टोटल डिस्टेंस तो R है ना, R में से L माइनस कर दिया जाए, R में से L को क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो हमको कौन सी डिस्टेंस मिल जाएगी, यह BP डिस्टेंस मिल जाएगी, यानी कि R माइनस L और ये होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन आप लिख सकते हो। तो ये जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है along BP है, इस डायरेक्शन में। इसी तरह इसमें E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान। अब देखिए यहां की डिस्टेंस हमें चाहिए टोटल, तो R प्लस कितना भाई, L। तो इसका स्क्वायर along हम किसके लिए है, PA। देखो इधर है। अब इनका रिजल्टेंट निकालने की बारी है। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों ऐसे लग रहे हैं, अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। हम क्या करें, एक फील्ड इधर है, एक फील्ड इधर है, तो हम चाहें तो रिजल्टेंट इधर भी ले सकते हैं। तो हमको इसको इधर लाना पड़ेगा, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन हम यहां ऐसे सोचते हैं
कि ये देखिए डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो हम लोग रिजल्टेंट ज्यादा वाले की तरफ से लेते हैं, जो अधिक है। तो ये इवन ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग इधर लेंगे। तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट किस पे, पॉइंट P कितना होगा भाई, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। हमने कर दिया भाई E1 माइनस E2, चाहो तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। यहां पर देखिए इन दोनों में ये और Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इनको हम बाहर कर लेते हैं। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q को हमने बाहर कर लिया। यहां से कितना E1 के लिए बचेगा, 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर देख लो भैया इसकी डायरेक्ट यहां का माइनस यहां हो गया, और यहां से बचेगा 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। तो 1 बाई R प्लस L का होल स्क्वायर यहां हमने ऐसे कर दिया। इनको आप ऐसे तोड़ दियो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। लेकिन उसके साथ साथ हम एक काम और करेंगे कि इसके होल स्क्वायर को भी तोड़ देंगे। तो इसके होल स्क्वायर को तोड़िए, तो यहाँ होल स्क्वायर तोड़ दो, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, इसका माइनस हमने लगाने दिया। यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस नहीं बल्कि माइनस 2RL पूरे के डिवाइड बाय। इस बात को थोड़ा हम समझते हैं। होता यूं है कि इसे हम मिटा दें तब होता है, देखो भाई, राइट। यहां पर हम जानते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ऐसा काम इसमें हो कि ये अलग अलग स्क्वायर हो जनाब, ये अलग अलग स्क्वायर हो, ये भी स्क्वायर हो, है ना, तो क्या होगा। तो इसको इस फार्मूले में बनाने के लिए हम a माइनस बी अलग कर लें, a प्लस बी को अलग कर लें, और इसके ऊपर हम होल स्क्वायर लगा दें। अब अंदर का क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। क्या ये इस तरह का है, a r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर है ना टोटल। तो हम ऐसा कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। एक चीज और, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस होगा, ये कट जाएंगे सब भाई। यहां बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। यहां देखिएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं भाई, Q इंटू 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। इसको P वाले को बनाने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके 2 को बाहर कर लेंगे और एक 2 को L के साथ ले लें, और यहाँ R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसे हम P लिख लें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P इंटू R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। तो यह E की वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन भाई ये जो दूरी L होती है वो R के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी होती है। आप जैसे सोचो कि वहां पर NaCl था, तो एक Na का एटम और एक Cl का एटम, ये बहुत करीब है दूसरे से, जो इनके बीच की 2L डिस्टेंस उसकी आधी और कम, तो ये बहुत छोटी हो गई। इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहां से R पावर 4 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान R पावर 4। अब एक ऊपर वाला R इसको काट देगा, और फिर यहां पर आपका फार्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R पावर 3। ओके, तो हमने एक्सियल पॉइंट में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर दिया है,
तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, यहीं पर लिख देते हैं ई एक्सियल इतना निकाला है 1/4πε0 2p/r³। ये आपको याद है इतना। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो इक्वेटोरियल है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी फाइंड करे होगी। तो आप इसे अच्छे से देख लें, आप नोट कर सकते हो, बहुत अच्छा सा डेरिवेशन, आसान सा एकदम। ओके, तो मिटाते हैं इसको हम। अब नेक्स्ट इसका फिगर बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा बच्चों, तो ये बहुत आसान सा डेरिवेशन है। तो आइए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखते हैं ये जो पॉइंट 2 था वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, डाइपोल, बोलो, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। हम लोगों को इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, तो आइए फटाक से हम इसको बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो 1 मिनट भैया, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन करेंगे। तो आइए इसका पहले तो हम लोग फिगर अच्छे से समझ लें, फिर डेरिवेशन बड़ा आसान हो जाएगा भाई। यहाँ पर हमने इतना बड़ी दूरी नहीं होती है, ये छोटी दूरी होती है भाई, लेकिन हमने दिखा दिया इतना बड़ा। ये देखिए भाई -q यहाँ +q, राइट। इनके जो टोटल डिस्टेंस इनकी होती है वो हम कितना लेते हैं, 2l लेते हैं। बहुत अच्छे, ये a इसे b लिखते आ रहे हैं, b लिखेंगे। यहाँ पर ये 0 मतलब कि वो पॉइंट, ये डिस्टेंस कितनी l, ये डिस्टेंस कितनी l। अब हमें इक्वेटोरियल पोजीशन देखना है। तो अगर ये x के लॉन्ग रखा गया है तो इसका जो इक्वेटोरियल वाला होगा इसके परपेंडिकुलर मतलब y वाले पे, तो हम इस y वाले पे एक डिस्टेंस खोजते हैं, जैसे पहले होता था अब भी वैसा ही। तो यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस इसमें खोजा और ये पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ये है r डिस्टेंस। ओके, और यहाँ पर हमने इसको मिला दिया, इसमें इसको भी मिला दिया भाई इसमें। अब बात ये है कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर किधर होगी, तब उनका हम देखिए कंपोनेंट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी भाई, इधर जाएगी। इसका नाम कुछ रख लो E1। ओके, इस माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है, तो ये हो गया आपका E2। हाँ जी, और यहां पर ये हम लोगों ने ऐसा बनाया भाई इसमें। अब क्या है कि हम इसको कंपोनेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे। अगर इस एंगल को थीटा ले लिया जाए तो भाई साहब ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, और इस एंगल को थीटा माना जाए तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। लेकिन ये थीटा मानने की क्या जरूरत है, ये देखो ये l और ये कितना r, तो यार अगर इसे ये थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना होगा भाई। तो आप फट से बोलोगे √r² + l²। क्या ये भी उतना, हाँ जी उतना ही होगा, r² + l²। तो यार दोनों इसकी साइड इक्वल है तो एंगल भी तो इक्वल होगा। अब आते हैं इसका कंपोनेंट करने के लिए। तो कंपोनेंट भाई देखो, इस E1 का करना है तो 2 कंपोनेंट होंगे जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और इसका जो रिजल्टेंट है बीच में कहीं आना चाहिए। तो एक जो एंगल से लगा होता है उसे हम लोग कास कहते हैं, बस ऐसे याद रखते हैं, कास। हॉरिजॉन्टल नहीं याद रखें। तो ये एंगल से लगा हुआ, तो यहां पर E1 cos थीटा, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा, इसे हम कहेंगे E1 sin थीटा। एक कंपोनेंट तो भाई यहां हो गया। अब एक कंपोनेंट इसका होगा, तो देखिए इसके लिए ये 2 परपेंडिकुलर हैं ताकि ये बीच में रिजल्टेंट आ जाए यहाँ,
तो इसका इससे लगा हुआ कंपोनेंट कौन, कास वाला, तो E2 कास थीटा। यहां वाले के लिए E2 साइन थीटा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, एक कंपोनेंट ऊपर है, एक कंपोनेंट जस्ट नीचे है। अगर इनमें से E1 और E2 इक्वल होते हैं तो ये दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो चेक कर लें क्या E1 E2 इक्वल है। तो आइए भाई, E1 E2 इक्वल है, क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम है और यहां से इनकी डिस्टेंस इक्वल है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेंगे भाई, सेम टू सेम रहेंगे। यानी कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। तो इसकी डिस्टेंस कितनी, रूट ओवर समथिंग। तो ये भाई रहा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट ओवर में, इसका तो होल स्क्वायर होगा। तो कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, यानी हम E1 और E2 से कंफर्म हो गए कि दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर E1 E2 इक्वल हैं तो भाई अब क्या करेंगे, E1 E2 बराबर हुए तो इसका मतलब साफ है कि इसका रिजल्टेंट 0 हो गया। अब इसका रिजल्टेंट 0 हुआ तो हम इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितनी होती है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे भाई, एट पॉइंट P। ओके, एट पॉइंट P देखिए इस पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चलो E, यहां पर दो कंपोनेंट जो इसी एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड होंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अच्छा जी, इनकी वैल्यू रखी जाए, E1 और E2 की वैल्यू तो सेम सेम है, यानी कि 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसके साथ cos थीटा। फिर ऐसा ही इसमें भी है 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसके साथ cos थीटा। क्या दोनों सेम है, x प्लस x 2x होता है, तो इसी तरह इनको भी कर लीजिए 1/4πε0। हम 2 को यहां लिखेंगे तो 2Q अच्छा लगता है तो इसे ऐसे रहने दीजिए और ये हो गया cos। आइए cos थीटा को ढूंढ कर निकाला जाए। ये आपका एंगल्स के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनस होता है। अब बात ये है कि यहां वाला ये बेस अपान हाइपोटेनस कास के लिए तो हम जानते नहीं है, कास थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस। तो यार हाइपोटेनस को हम अब थोड़ा सा जमाना बदलने के हिसाब से लिख लेते हैं, मतलब ये रूट ओवर नहीं लिखेंगे, इसकी पावर 1/2 लिख लेंगे। अच्छा, तो यहां 1/4πε0। ओके, अब इस 2 को भाई बाय डेथ उसकी पहुंचाइए उसकी जगह पे, तो यहाँ 2 हो गया और ये देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, इंटू L अपान कितना भाई बोलिएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1/2। इनको थोड़ा एक में मिलाइए, Q इंटू 2L, ये बेचारे साथ ही मिलते हैं तो कुछ होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, यानी कि P मीन्स क्या, P मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 1/4πε0, यहां से P और ये देखो पावर ऐड हो गया, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन वो पुरानी बातें कौन सी, कि जो L है वो बहुत 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 छोटा है, किससे, R से। तो L बेचारा गायब, इस पावर का पावर में मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि E बराबर 1/4πε0 P अपान कितना भाई, R3। हाँ जी, तो ये कौन सा आया है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए आई है, तो आप कहेंगे इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के लिए 1/4πε0 P/r³ ऐसा आ गया। एक छोटा सा रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं अच्छे से। तो इसमें रिलेशन ये याद रखना है, मिटा दिया जाए भाई, हाँ मिटा दिया जाए। तो इसमें एक रिलेशन ये याद रखना है कि दो जो एक्सियल था, एक्सियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर जो इक्वेटोरियल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वो बोलो इसमें 2 नहीं है, उसमें 2 था। तो जब आप इसका डिवाइड से करेंगे तो यहां 2 बच जाएगा, यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो इनका रेशियो 2 के इक्वल है, या 2 टाइम्स ये इक्वेटोरियल फील्ड किसके इक्वल होती है, एक्सियल पॉइंट वाली के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होती है। ओके, अब चलते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में निकालना, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये देखा जाओ कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहां लिखते हैं तीसरा नंबर था ये, तो तीसरा नंबर क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या, डाइपोल है ना भाई, एट एनी जनरल पोजीशन, किसी भी जनरल पोजीशन में हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। ये बहुत आसान सा है, आइए देखा जाए, समझते हैं पहले बढ़िया से। ये देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अच्छा इसमें -q एक होता है, एक +q मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप कहोगे एक माइनस एक प्लस, यही ना इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इसका नाम उसी तरह आप भी रख दीजिए ए बी, इसके बीच जो है ये पॉइंट O कर दीजिए, और ये टोटल डिस्टेंस हमको पहले से पता है कितनी होती है, 2l होती है। और हमें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड करनी है, एक्सियल हो जाएगा, इधर फाइंड नहीं करनी है, इक्वेटोरियल हो जाएगा। हमको एक जनरल कंडीशन लेनी है, तो यार ऐसा कुछ ले लो। हाँ जी, अब आप देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, जो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होती है। अगर ये एंगल थीटा हो जाए तो इसको हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का मतलब कि देखिए एक एंगल से लगा हुआ होगा और एक इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा, यहां देखिए ठीक परपेंडिकुलर हो, हाँ जी, तो ठीक परपेंडिकुलर होगा। तो एक देखिए इसके तो हम ऐसे परपेंडिकुलर बना देते हैं, और एक कंपोनेंट इधर होगा। यहां पर ये जो एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट वो कास वाला होता है, तो ये हो गया जनाब P cos थीटा। इसके बाद जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा P sin थीटा। ओके, अब यहां पर इसकी डिस्टेंस, सपोज दैट यहां पर हम r ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ये डिस्टेंस r है, यहां से यहां तक r डिस्टेंस। हमें 2 तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिलने जा रही है। एक, अगर हम इस P cos थीटा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं P cos थीटा। अगर P cos थीटा के एलांग देखा जाए तो ये एक एक्सियल पोजीशन की तरह आएगी। जैसे यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई, ये एक्सियल वाले के लिए, तो इस P पर एक फील्ड इधर आ रही थी, एक फील्ड इधर आ रही थी, तो रिजल्टेंट किधर था, इस डायरेक्शन में आया। ये किस डायरेक्शन में आप सोचो, तो जिधर P था उधर E था, इस डायरेक्शन में। लेकिन दूसरे वाले में आप देखो कि जो इसके लिए निकाला गया था, इस तरह से जो निकाल रहे थे आप, यहां पर P -q और ये +q, तो भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन जो हमारा रिजल्टेंट फील्ड आई थी वो इसके ठीक परपेंडिकुलर, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में आई थी, इधर की तरफ। इसमें जिधर P है उसी डायरेक्शन में, इसमें जिधर P है उसके ठीक
अपोजिट डायरेक्शन में। तो आइए, ये अगर आर के लिए देखा जाए इस वाले के लिए, तो इसका एक्सियल की तरह आएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, यानी कि ये होगी E1। चलो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। और इस वाली लाइन को अगर हम देखें तो ये वाली लाइन इस वाली के लिए क्या होगी, ये वाली लाइन इस वाले के लिए हो जाएगी इक्विटोरल होगी। तो इक्विटोरल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही थी, जिधर इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके ठीक अपोजिट। तो इसका मतलब कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी जनाब, ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में, यानी कि ये होगी E2। ऑफ कोर्स यहां पर ये इसका रिजल्टेंट बीच में कहीं पर भी आएगा, तो इसका रिजल्टेंट ये हो गया E, और हमने इसको ऐसे बंद कर दिया। ओके, अब आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी और यही दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर देना है, रिजल्टेंट कर देना है। तो E1 किसके लांग है, चलो हम बताते हैं। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। अब ध्यान दीजिए, अगर हम आर की डायरेक्शन में दो तो एक्सियल आया है, और एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 2p अपॉन समथिंग, तो उसके लिए जो मैग्नीट्यूड है इसका वो कौन है, p cos थीटा अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी भाई, r3, और 2p p नहीं, p cos थीटा नहीं बल्कि यहां 2p cos थीटा। ये किसके लांग है, r के लांग पे, हमें लिख देता हूं a लांग r। ओके, दूसरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/4πε0। अब बोलो, इसके लिए तो इक्वेटोरल में है, तो इसके लिए p sin थीटा अपॉन r3, और यहां किसके है, परपेंडिकुलर टू r, इस r के परपेंडिकुलर है। तो भाई आप रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट लिख लो, एट पॉइंट P थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो P इसमें आ रहा, तो इसको कुछ C वो कर लो, एट C। तो भाई ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अरे यार, E1 रूट ओवर में E2 स्क्वायर करके रूट ओवर में कर लीजिए। अच्छा, E1 की वैल्यू यहाँ, E2 की वैल्यू ये, सब वैल्यू पुटअप करिए। 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन r3, इसका तो होल स्क्वायर होगा, प्लस ये सब रूट ओवर के अंदर, हाँ 1/4πε0 p sin थीटा अपॉन r3, और ये स्क्वायर क्यूब नहीं रहेगा। इसे देख लो ध्यान से, यहां पर 1/4πε0 स्क्वायर होगा, यहां पर भी होगा, इसको कॉमन करके बाहर भगा दो, यहां आ जाएगा 1/4πε0। ओके, और ये होगा p स्क्वायर यहां का, p स्क्वायर यहां का, कॉमन करके बाहर कर दोगे तो ये p बन जाएगा। एक चीज और, यहां पर r3 का स्क्वायर, यहां पर भी r3 का स्क्वायर, बाहर कर लो तो r3 हो जाएगा। अंदर जो बचेंगे उनको देखते हैं। यहां से बचेगा ये 2 cos थीटा, उसका स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां बचेगा साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को cos में बदलते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है भाई। तो इसमें आप रख दियो 1/4πε0 p अपॉन r3, इसमें बता दियो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस यहां से cos स्क्वायर थीटा। इसमें आएगा भाई 1/4πε0 p अपॉन r3, यहां बोलना, ये देखिए एक माइनस हो जाएगा, यानी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये एक जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया है वो जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया है। ओके, तो अब इसमें कुछ हम लोग स्पेशल केस करते हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए और मैं इसे मिटाऊंगा। तो आइए स्पेशल केस करते हैं, मिटा देते हैं हम लोग इसको।
इधर का भी मिटा देते हैं भाई, यहां पर इसी फार्मूले को लेकर चलना है। तो फर्स्ट केस हम करते हैं केस नंबर 1। ओके, तो यहां पर हम मान लीजिए केस नंबर 1 करते हैं कि हमें क्या करना है, एक्सियल पॉइंट में हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट में कितनी आती है। तो इसमें इफ थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, ध्यान दीजिए थीटा का 0 का मतलब ये देखिए थीटा है इस केस के बीच का, और ये ऐसा हो गया। तो यार पी पॉइंट इसी के सीध में नहीं हो गया, पी पॉइंट इसके सीध में हो गया, तो काश थीटा की वैल्यू इसमें क्या, तो ये किस पोजीशन में आ जाएगा भाई, एक्सियल में आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब। यहां देखिएगा ध्यान से, इसकी वैल्यू काश 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से 1 यानी 3 + 1 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, मतलब ये एक्सियल वाली हो गई इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरे के लिए इसी तरह केस सेकेंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 हो तो कास 90 की वैल्यू होती है 0। आइए यहां का पॉइंट जो यहां ना रखे, ऐसा हो जाए, तो यार ये इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर आ गए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के हम परपेंडिकुलर हो गए हैं। तो परपेंडिकुलर अगर है तो बताइए इसमें क्या होगा भाई, तो परपेंडिकुलर आ गए हो तो E क्या होगा, इक्विटोरियल होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये 1 बाहर आएगा तो कुछ नहीं करेगा, बाहर आके क्या करेगा, तो ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड है।